for the help. But I do want people to remember this. At that time, the US specifically asked India to buy Russian oil to stabilize the world market. या जो लांजेवार फैमिली रहती है उन्होंने पुलिस को सुबह 9:30 पौने 10 बजे इन्फॉर्मेशन दी कि उनको कुछ कार्टेज पड़े हुए दिखे थे, तो हम दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद को विश्व गुरु कहता है, जो हर मंच पर अपनी ताकत का डंका बजाता है, जो कहता है कि अब हम घर में घुसकर मारते हैं और उसी देश के 3 नागरिक खुले समंदर में मार दिए जाएं, उनके अपने जहाज पर हमला हो जाए, और जब पूरी दुनिया ये देख रही हो तो उस देश की सरकार सिर्फ कड़ा विरोध और गहरी चिंता जताकर खामोश बैठ जाए, तो आखिर इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या वाकई हम उतने ताकतवर हैं जितना हमें बताया जाता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी मजबूरी छुपी हुई है जिसका नाम लेने से सरकार डर रही है? और इन्हीं सब सवालों के बीच एक नाम सामने आया है, महेंद्र मखीजानी। एक ऐसा नाम जिसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद अमेरिका ने वो दुखती नस पकड़ ली है, जिसके दबते ही हमारे देश की पूरी विदेश नीति लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। आखिर कौन है ये महेंद्र मखीजानी? किस बड़े नाम से इसका रिश्ता जुड़ा है, और क्यों इस एक गिरफ्तारी के बाद से हमारी सरकार के होश उड़े हुए हैं? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में वो पत्ता आ गया है जिसके दम पर वो हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी में रख सकता है? ये सारी कहानी आज मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा, वो भी पूरे सबूतों के साथ। नमस्कार, मैं हूं विकी कुमार और आप देख रहे हैं द बुद्धा इंस्पायर्ड, सच सबसे आगे। तो आइए शुरू करते हैं उस वीडियो से जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस वीडियो में आपको दिखाई देगा कि अमेरिकन फेडरल एजेंसी की पुलिस एक भारतीय मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार कर रही है, और यह गिरफ्तारी कोई आम गिरफ्तारी नहीं है। और इस आदमी को इतनी जल्दीबाजी में उठाया गया है कि उसे चप्पल पहनने तक का मौका नहीं दिया गया। हाफ पैंट में नंगे पैर हथकड़ी लगा करके अमेरिकन पुलिस उसे ले जा रही है, और जैसे ही उसका चेहरा सामने आया तो लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई आम आदमी नहीं था। ये थे महेंद्र मखीजानी, मूल रूप से गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं, एक ऐसे शख्स जिन्हें अमेरिकन नागरिकता मिली हुई थी। अब इनके बारे में जो दावा सामने आया है वो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। दावा यह है कि महेंद्र मखीजानी देश के एक बहुत बड़े राष्ट्रीय धन्ना सेठ का रिश्तेदार हैं, और रिश्ते में ये उनके साले लगते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये राष्ट्रीय धन्ना सेठ कौन है, जिनका नाम लिए बिना भी हर कोई समझ जाता है कि किसकी तरफ इशारा है। यह दावा एक एडवोकेट साहब ने किया है जिनका नाम राजू बताया जा रहा है, और इन्हीं के मुताबिक महेंद्र पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकन बैंक के साथ करीब $100 मिलियन का, यानी कि अरबों रुपए का फ्रॉड किया है, और इसी फ्रॉड के चलते अमेरिकन पुलिस ने इन्हें इतनी बेइज्जती के साथ गिरफ्तार किया है। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि यह दावा भी किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस महेंद्र के नाम के सहारे हिंदुस्तान की सरकार को ब्लैकमेल कर सकते हैं, और शायद यही वो वजह है जिसके चलते इतने बड़े हमले के बाद भी, इतने पुख्ता सबूत सामने आने के बाद भी हमारी सरकार खामोश है। क्योंकि अगर वाकई महेंद्र का रिश्ता उस बड़े नाम से जुड़ा है तो ट्रंप के हाथ में वो ट्रंप कार्ड आ चुका है जिसके दम पर वो हमारे देश को अपनी मनमर्जी के मुताबिक चला सकते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे 3 नागरिक मारे जा चुके हैं, 3 परिवार आज भी आंसू बहा रहे हैं, 3 घरों में मातम पसरा हुआ है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार है जो खुल करके कुछ बोलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। और इसी बीच जो वीडियो सबूत के तौर पर सामने आए हैं, उन्हें देख करके तो किसी का भी खून खौल उठेगा। Where the missile, which type of fire? Nobody is proceeding for the help. ये देख, The guy who is asking for the call US Navy, in the behalf of them, you can call US Navy, no, because they are busy. They are in a way emergency. Sylvia Bankarpaz. please relay our message to you and ask them what time they will be reaching us. Please relay our message to you they are and removing ask and them they are what time they requesting will be Central reaching Velo us. to take help of the nearby vessels. All the बात nearby देखिए। vessels, please engage. जिस MG सेडबेल नाम के जहाज पर अमेरिकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई थी, उस जहाज का रेडियो संदेश सामने आया जिसमें लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही थी। आसपास के जहाजों से रिक्वेस्ट की जा रही थी, अमेरिकन नेवी को बुलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि अमेरिकन नेवी बिजी है और वो लोग अपनी इमरजेंसी में है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ये कोई हादसा नहीं था, ये पूरी तरह से एक सोची समझी कार्रवाई थी, और इसके सबूत खुद अमेरिकन सिस्टम के अंदर से बाहर आ रहे हैं।
इसके बावजूद ट्रंप साहब का बयान आता है कि नहीं नहीं नहीं, हमने हमला नहीं किया है, हमने तो उल्टा भारतीय जहाज को बचाया, हमने ईरानी ड्रोन हमले को नाकाम किया। अब बताइए कितना अच्छा दोस्त है ये हमारा अमेरिका, जो अपनी गलती छुपाने के लिए ईरान का नाम घसीट लाता है। लेकिन सच कब तक छुपेगा? सबूत तो आखिर सबूत होते हैं, एक के बाद एक वीडियो सामने आ रही है, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार है कि चुप्पी साधे बैठी है। क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब शायद उसी महेंद्र की कहानी में छुपा हुआ है। अब बात करते हैं हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर साहब की, जिन्होंने हाल ही में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो को कथित तौर पर कड़ा जवाब दिया था और हमारे देश का गोदी मीडिया, जिसमें न्यूज 18 जैसे चैनलों का नाम खास तौर पर लिया जा रहा था, उन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलाई थी कि देखो दे दिया मुंहतोड़ जवाब, कर दी पतलून गीली, डायपर तक पहना दिए अमेरिका को। क्या क्या नहीं लिखा गया था, लेकिन जरा रुकिए और सुनिए कि वही जयशंकर साहब खुद क्या कह रहे हैं। But I do want people to remember this. At that time, the US specifically asked India to buy Russian oil to stabilize the world markets. Okay? Right now, if you see, after having first put tariffs on us last year for buying Russian oil, the US then again lifted its sanctions because on Russian oil. they need the oil price down again. Yeah. So, अपने एक बयान में जयशंकर साहब साफ साफ कबूल कर रहे हैं कि अमेरिका ने ही हमसे कहा था कि हम रूस से तेल खरीदें ताकि वर्ल्ड मार्केट स्टेबल हो सके। अब ये बात इतनी बड़ी है कि शायद आपको इसका अंदाजा भी नहीं हो रहा होगा। एक तरफ हमारा गोदी मीडिया हमें बताता है कि हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, हम जो चाहते हैं वो करते हैं, और दूसरी तरफ खुद देश के विदेश मंत्री ये कबूल रहे हैं कि हम अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदते हैं, यानी हम किसी और के इशारे पर चल रहे हैं। अब जब खुद देश का विदेश मंत्री कह रहा हो तो फिर बाकी सब बातें खोखली हो जाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल इसी अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाए थे, रूस से तेल खरीदने के नाम पर हमें घेरा गया था, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया था, और अब वही अमेरिका मना कर रहा है कि नहीं नहीं नहीं, हमने ही तो आपको बोला था। और हमारी सरकार भी कह रही है हाँ अमेरिका ने ही तो बोला था। तो ये कौन सा खेल चल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आखिर हमारा देश किसकी मुट्ठी में जब चाहे जैसे कहे हमें वैसे ही नचाता है? क्या यही है वो नया भारत जिसकी डींगे हर रोज हाँकी जाती है? ये वो सवाल है जो हर हिंदुस्तानी को आज पूछना चाहिए। खैर, अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी खबर की जो नागपुर से निकल करके सामने आई है और जिसने पूरे देश में हलचल मचा करके रखती है। मामला कुछ यूं है कि नागपुर में एक परिवार है, लांजवार फैमिली के नाम से जाना जाता है। इस परिवार ने सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस को सूचना दी कि उनके इलाके में कुछ कारतूस पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। या जो लांजवार फैमिली रहती है उन्होंने पुलिस को सुबह 9:30 पौने 10 बजे इंफॉर्मेशन दी कि उनको कुछ कार्टेज पड़े हुए दिखे थे। तो हम हमारी बीडीडीएस टीम ने वो सर्च किया तो वहाँ लगभग हमको 15 कार्टेज यहाँ मिले हैं उनके गार्डन में। अब सवाल ये उठता है कि कारतूस आए कहां से, और सबसे बड़ी बात यह है कि कारतूस मिले कहां से। इस पर डॉक्टर मारिया नाम के एक व्यक्ति ने जो लिखा है वो पढ़ करके हर समझदार इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा। उन्होंने लिखा है कि अगर ये कारतूस किसी मदरसे से बरामद होते हैं तो हमारा गोदी मीडिया चूड़ियां तोड़ करके विधवा विलाप करता है, हर चैनल पर डिबेट चलती है, हर एंकर चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि देखो देश की सुरक्षा खतरे में है, पूरी सड़कों पर तनातनी आ जाती है, एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब ये कारतूस किसी और जगह से बरामद हुई है तो सब खामोश हैं, ना कोई चैनल पर इस पर बहस कर रहा है, ना कोई एंकर सवाल पूछ रहा है, ना कोई अखबार इसे प्रमुखता से छाप रहा है। तो क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या कानून सबके लिए अलग अलग है? क्या न्याय भी अब इस बात पर निर्भर करता है कि चीज कहां से बरामद हुई है? ये सवाल पूछना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि अगर देश के अंदर हर मामले में अलग अलग पैमाने अपनाए जाएंगे तो फिर लोकतंत्र के मायने ही क्या रह जाते हैं। अभी ये खबर कितनी पुख्ता है, कितनी पुरानी है, ये अलग बहस का विषय है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बिना पुष्टि की कोई जानकारी नहीं देना चाहता। लेकिन ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, लोग इसे शेयर कर रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, और इसीलिए ये जानकारी आपके सामने रखना जरूरी हो गया था ताकि आप भी अपनी राय बना सके और सोच सके कि आखिर हो क्या रहा है इस देश के अंदर। खैर, अब बात करते हैं एक और ऐसी खबर की जिसे सुनने के बाद आप खुद कहेंगे कि क्या ये वाकई लोकतंत्र है या फिर अब ये लोकतंत्र बन चुका है। ये नाम
है मीनाक्षी नटराजन का, जो कांग्रेस की एक बड़ी नेता है, जिन्हें राज्यसभा का चुनाव लड़ना था। अब इसके साथ जो हुआ वो सुन करके आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने इनका नामांकन रद्द कर दिया और वजह क्या थी? कोई एफआईआर नहीं थी, कोई आपराधिक मामला नहीं था, कोई दोष सिद्धि नहीं थी, कोई कोर्ट का फैसला नहीं था, सिर्फ एक नोटिस था जो तेलंगाना की एक कोर्ट से जारी हुआ था और सिर्फ उसी एक नोटिस के आधार पर इनका पूरा नामांकन खारिज कर दिया गया। अब जरा सोचिए हमारा चुनाव आयोग कितना सतर्क और कितना निष्पक्ष है, कितना नीट एंड क्लीन है कि वो एक मामूली नोटिस के आधार पर किसी का पूरा राजनीतिक करियर खत्म कर सकता है। जबकि नियम तो साफ कहता है कि अगर कोई एफआईआर हो और उसे छुपाया गया हो तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यहां तो सिर्फ नोटिस था और उसी के दम पर पूरा खेल कर दिया गया था। फिर इसके बाद ये मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमारे पास इस पर विचार करने का वक्त नहीं है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जो हुआ वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। जिस तेलंगाना की कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया था, बाद में उसी कोर्ट ने वो नोटिस वापस ले लिया। यानी जिस नोटिस के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का पूरा भविष्य बर्बाद किया गया, वो नोटिस अब अस्तित्व में ही नहीं है, लेकिन उसका नामांकन रद्द हो चुका है। उनका राज्यसभा का सपना चूर हो चुका है। अब बताइए ये क्या मजाक है? ये पूरा सिस्टम मिलकर के एक खास विचारधारा के लोगों को आगे बढ़ाने और बाकियों को रास्ता से हटाने के लिए काम कर रहा है। क्या न्यायपालिका भी अब इसी खेल का हिस्सा बन चुकी है? क्या चुनाव आयोग की निष्पक्षता अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? ये सारे सवाल हर उस इंसान के मन में उठेंगे जो लोकतंत्र पर भरोसा करता है, जो संविधान पर भरोसा करता है और जो ये मानता है कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए। लेकिन आज की हकीकत यह है कि देश के अंदर एक तरफ नियम कुछ और हैं और दूसरी तरफ नियम कुछ और हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक और बेहद बड़ी खबर की, जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, अयोध्या से जुड़ी हुई है और राम मंदिर से जुड़ी है। खबर यह है कि एक PIL यानी कि जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें CBI जांच की मांग की गई है और मामला है राम मंदिर के मिसिंग फंड का। यानी राम मंदिर के निर्माण और दान में जो करोड़ों रुपए का चढ़ावा आ रहा है, उसमें से एक बड़ी रकम कथित तौर पर गायब है। ये वही राम मंदिर है जिसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी धार्मिक उपलब्धि बताया जाता है। ये वही राम मंदिर है जिसके उद्घाटन के लिए पूरे देश में दिवाली मनाई जाती है। वही राम मंदिर है जिसके नाम पर लाखों लोगों ने अपना दान दिया है, जिसके नाम पर वोट मांगे गए, जिसके नाम पर इमोशंस बेचे गए और अब उसी राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चैनल आमतौर पर हर छोटी छोटी खबर पर हंगामा मचाते हैं, जो अखबार हर नए नए मुद्दे उठाते हैं, वो इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखा रहे हैं। और जिन चैनलों की औकात या हैसियत नहीं है वो खामोश हैं, क्योंकि ये सिर्फ चढ़ावे का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है। मामला यूपी से जुड़ा है, संतों की सरकार से जुड़ा है और उस सरकार के मुखिया कौन है ये सब जानते हैं। और सबसे अहम बात, 2027 में वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब उस बड़ी राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उनका बदला 2027 में लिया जाएगा? क्या एक तरफ के नेता दूसरी तरफ के नेताओं को कमजोर करने के लिए ये सब खेल खेल रहे हैं? क्या राम मंदिर के चढ़ावे की खबर को अचानक से इतनी प्रमुखता क्यों दी जा रही है? सारी पहेलियां अब हवा में हैं और इनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। खैर, अब इन सारी खबरों को एक साथ जोड़ करके देखें तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ हमारे 3 नागरिक खुले समंदर में मार दिए जाते हैं और हमारी सरकार चुपचाप रहती है। दूसरी तरफ महेंद्र नाम का एक भारतीय मूल का व्यक्ति अमेरिका में गिरफ्तार होता है और उसी के बाद से हमारी सरकार के होश उड़ जाते हैं। और तीसरी तरफ हमारे विदेश मंत्री खुद कबूल करते हैं कि अमेरिका ने ही हमें रूस से तेल खरीदने को कहा था। चौथी तरफ नागपुर में कारतूस मिलते हैं लेकिन मीडिया खामोश है। पांचवी तरफ कांग्रेस की एक बड़ी नेता नामांकन सिर्फ एक नोटिस के आधार पर रद्द हो जाता है। और छठी तरफ राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए गायब होने की खबर आती है। अब इन सब घटनाओं को एक साथ रख करके देखिए और सोचिए कि क्या ये सब एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति है। क्योंकि राजनीति में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती है। हर घटना के पीछे एक मकसद होता है, हर एक बयान के पीछे एक एजेंडा होता है और हर एक खामोशी के पीछे एक मजबूरी होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी सरकार की मजबूरी क्या है? क्या वो अमेरिका के खिलाफ खुल करके बोल नहीं पा रही है क्योंकि वो अपने 3 नागरिकों की मौत पर सिर्फ कड़ा विरोध जता करके चुप बैठ गई है? क्या महेंद्र की गिरफ्तारी और इन घटनाओं के बीच कोई गहरा रिश्ता है? क्या वाकई ट्रंप के हाथ में कोई पत्ता आ चुका है जिसके दम पर वो हिंदुस्तान की पूरी सरकार को अपने इशारों पर नचा सकते हैं? ये सारे सवाल अभी उलझे हुए हैं और इनके जवाब आने वाले दिनों में धीरे धीरे सामने आएंगे। लेकिन एक बात तो आज साफ हो चुकी है कि देश के अंदर बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो हमें दिखाया नहीं जा रहा है।
बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिन्हें जानबूझ करके दबाया जा रहा है, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन्हें पूछने तक की हिम्मत किसी में नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया का काम सच दिखाना नहीं है। उनका काम है सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता करना, और इन्हीं सब चीज़ों के बीच पिस रहा है देश का आम आदमी, जो हर रोज सच जानने के लिए तरस रहा है, हर रोज सवाल पूछ रहा है, लेकिन उसके सवालों का जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमारी सरकार किसी न किसी दबाव में काम कर रही है? क्या वाकई महेंद्र की गिरफ्तारी और हमारे 3 नागरिकों की मौत के बीच कोई गहरा कनेक्शन है? क्या वाकई ट्रंप ने हमारी सरकार को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है? क्या फिर से ये हमारी सोच का खेल है, या फिर ये सब हमारी सोच का खेल है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।